नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ABS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कि आर्थिकी नाम से प्रकाशित होने वाली एक किताब है जिसमें एग्रीकल्चर, मिनरल्स और जो भी नए नए संबंधी डेटे होते हैं उनको इन आंकड़ों को जो है कि जो परिवर्तित होते रहते हैं हर साल। जो भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट के पहले उसमें दिए रहते हैं, तो उसका जो है कि काम का प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से कितना काम का होता है, उन आंकड़ों को हम लोग जो है कि आर्थिकी नाम से जो किताब आती है उसमें कृषि, बागवानी और खनिज से संबंधित जो आंकड़े आए हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। और यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में सवाल भी बनते हैं और वो काफ़ी करंट ओरिएंटेड सवाल होते हैं, तो वो प्रश्न काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं। तो उन प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर उन आंकड़ों का या उन तथ्यों का बार बार रिवीजन न किया जाए तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित जो आंकड़े हैं और खनिज से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको तीन क्षेत्रों में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य पालन व खनन एवं उत्खनन को प्राथमिकी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वह वर्ष 1950-51 में 55.4% था, जो कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान अब हो गया है 17.7%। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950-51 में पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि का योगदान 55.4% हुआ करता था और आज वह घट करके 17.7% हो गया है। तो इसका अर्थ है कि दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र जो मतलब कृषि क्षेत्र हुआ करता था उसका योगदान आज़ादी के समय में GDP में ज़्यादा हुआ करता था और आज वह घट गया है। तो उसका स्थान जो है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ने ले लिया है, मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ने ले लिया है। देखिए, वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सकल GVA में फसल, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन का जो योगदान था वो क्रमशः कितना था? वो था 55.28%, 30.28%, 7.24% एवं 7.25% था वर्ष 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ था उसमें। देखिए, देश के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का जो योगदान है वह वर्ष 2021-22 में 54.6% जो है कि हुआ करता था। देश के कुल कार्यबल में जो कृषि एवं सहायक क्षेत्र का जो योगदान है वह 2021-22 में 54.6% अनुमानित था। और ILO STAT स्टैट जनवरी 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में कुल रोजगार में कृषि तथा संबद्ध व्यवसाय का जो हिस्सा है वह 43% था। तो इसमें दोस्तों जो ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है हम लोगों को वो यही है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950-51 में जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, और इसके अंतर्गत और भी आते हैं फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सब प्राथमिकी क्षेत्र में आता है। तो कई बार दोस्तों परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक कृषि अर्थव्यवस्था जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लॉगिंग और मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन ये सब चीज़ें आते हैं। तो इनका जो योगदान था वह आज़ादी के समय पूरे GDP में जो है कि 55.4% था और आज 2023-24 के जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है उसमें GVA में ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का वो घट करके 55.4% से घट करके 17.7% पर आ गया है। अब देखते हैं हम लोग कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व, तुलना करते हैं भारत और विश्व से के संदर्भ में जो है कि कृषि उत्पादन का तुलना करेंगे। तो देखिए, अनाज उत्पादन सामान्यतः खाद्यान्न वर्ग की फसलों को अधोलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। खाद्यान्न फसलें जो हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रमुख खाद्यान्न, मोटे खाद्यान्न, लघु खाद्यान्न। तो प्रमुख खाद्यान्न में कौन कौन है दोस्तों? गेहूँ, धान और जौ। मोटे अनाज में है मक्का, ज्वार, बाजरा और लघु खाद्यान्न में है रागी, कोदो, सावा
व कुटकी आदि को जो है कि सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2022 में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर चीन था और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और भारत थे, दूसरे और तीसरे स्थान पर। मतलब 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ था उनमें चाइना नंबर 1 पे था और दूसरे नंबर पर अमेरिका था और तीसरे नंबर पर भारत था। अब 2022-23 में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में जो अपने देश में जिस राज्य का स्थान है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में जो है कि सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर पड़ा था और गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है जिसका नाम है रस्ट और ट्रिटिकेल गेहूं और राई के मध्य संकर का परिणाम है। ट्रिटिकेल जो है यह गेहूं और राई के मध्य जो है कि क्रॉस करा करके इसका निर्माण किया गया है ट्रिटिकेल का। वर्ष 2022 में भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक राष्ट्र था। मतलब 2022 में भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी था और उत्पादक भी था और उसके बाद आयातक भी था। तीनों चीज़ में भारत नंबर 1 पे था दालों के मामले में। धान की सर्वाधिक उत्पादकता जो है कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भारत में पंजाब है और विश्व में जो है कि मतलब कि उत्पादकता के मामले में धान के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब है भारत में और विश्व में जो है वह जापान है। और गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादकता भारत में होती है वह हरियाणा है और विश्व में जो गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वह है जर्मनी। वर्ष 2000 देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग। जो है कि धान की सर्वाधिक उत्पादकता का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा धान कौन उत्पादित कर ले रहा है। धान के मामले में 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा, तो ऐसा इस तरह का जो राज्य है भारत में वो है पंजाब। और जो पूरी दुनिया में इस तरह का देश है कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा देखिए लगभग 71.61 कुंटल 1 हेक्टेयर में जापान उत्पादन करता है धान का। और वहीं पे सर्वाधिक में जब देखेंगे तो विश्व में सर्वाधिक जो है कि देखिए 78.19 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है जर्मनी। और गेहूं भारत में जो हम देखेंगे तो देखो वो धान है और गेहूं प्रति हेक्टेयर के उत्पादन वाले में जर्मनी है। और भारत में जब देखेंगे राज्य में तो हरियाणा है। और धान के मामले में जो है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में है पंजाब और उसके बाद विश्व में जो है वो है जापान। और भारत में उर्वरक का औसत खपत जो है दोस्तों वो है 2020-21 में वो है 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। जबकि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक खपत पंजाब में एवं पुडुचेरी का था। पंजाब में कितना था दोस्तों? पंजाब में था आपका 246.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत जो है कि इस बात को देखिए, ये तथ्य फिर से हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2020-21 में भारत में उर्वरक का औसत खपत जो है वह 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। जबकि राज्यों में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उर्वरक का खपत करता है वो है पंजाब। कितना करता है? 246.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दूसरे नंबर पर करता है पुडुचेरी जो कि वह केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वह जो है कि इससे ज़्यादा करता है, पंजाब से ज़्यादा करता है। ये करता है 312 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए अगला तथ्य है कि वर्ष 2020-21 में राज्यों में उर्वरक के कुल उपभोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपभोग क्रमशः उत्तर प्रदेश में मतलब कि कुल के हिसाब से और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है कि पंजाब आगे है। और कुल उसका उर्वरक का उपभोग करने वाला सबसे ज़्यादा जो राज्य है, सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपभोग करता है, तो वह अपना उत्तर प्रदेश। कितना करता है ये? यहाँ पे होता है 5,628 हज़ार टन, मतलब कि इतना यह करता है। उसके बाद महाराष्ट्र करता है, फिर मध्य प्रदेश करता है। वर्ष 2019-20 के अंतिम रिपोर्टानुसार कृषि फसलों में शस्य कृषि क्षेत्रफल जो है देखिए शस्य कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक 4 सिंचित क्षेत्रफल वाली फसलें जो हैं वो क्रमशः गन्ना है, गेहूं है, चावल है और कपास है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की ज़रूरत होती है जिन फसलों की, उनमें नंबर 1 पे गन्ना आता है, फिर उसके बाद गेहूं आता है, फिर उसके बाद चावल आता है, फिर कपास आता है। और देश में कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल का 54.3% कुल दालों के क्षेत्रफल का, देखिए देश में कुल खाद्यान्न का जो क्षेत्रफल है उनमें सर्वाधिक जो है कि कुल खाद्यान्न का क्षेत्रफल का 54.3% और कुल दालों के क्षेत्रफल का 23.2% एवं कुल तिलहन क्षेत्रफल का 31.4% क्षेत्रफल सिंचित है। मतलब कि कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल जो होता है उसका 54.3% सिंचित क्षेत्र में आता है, कुल दाल का 23.2%
और कुल तिलहन का 31.4% जो है वह सिंचित क्षेत्रफल में आता है, सिंचित क्षेत्र में आता है। वर्ष 2021-22 में दालों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता जो है वह 53.8 ग्राम अर्थात 19.6 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। और वर्ष 2021-22 में अनाज की प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन उपलब्धता वह है 460.8 ग्राम अर्थात 168.2 किलोग्राम प्रतिवर्ष। अब देखिए इनमें से जो इम्पोर्टेंट डेटा थे वो ये है कि देश में जो कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल है दोस्तों उसका 54.3% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुल दाल जितना भारत में कुल दाल का जितना क्षेत्रफल है मतलब उसमें 23.2% सिंचित क्षेत्र में आता है। और तिलहन का जो है कि जितने क्षेत्रफल पर तिलहन का खेती होती है उनमें से 31.4% जो वह सिंचित क्षेत्र में आता है। और भारत में जो है देखिए ये वाला तथ्य कि वर्ष 2019-20 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कृषि फसलों में शस्य कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसलें हैं वह गन्ना, मतलब गन्ना जितना हमारे यहाँ बोया जाता है उसका 96.6% सिंचित क्षेत्र में आता है। और गेहूँ 95.3% और चावल जो है वह 62.7% सिंचित क्षेत्रफल में आता है और कपास 45%। अब ये वाला डेटा हम लोग देख लेते हैं, ये जो कॉलम बना के दिया है खाद्यान्नों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान उत्पादन लाख टन में। अब देखिए फसल और एक पहला कॉलम है फसल का, फिर दूसरा है मौसम का, फिर तीसरा है 2022-23 का आंकड़ा, फिर जो है 2023-24 का आंकड़ा। देखिए दोस्तों दिया है कि चावल देखिए चावल तो वैसे है खरीफ की फसल है लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों डैश कर दिया है, खरीफ और रबी में दोनों में हमें लगता होता है इसलिए दिया नहीं है। चावल जो है वो खरीफ की फसल है और ये इसका जो उत्पादन हुआ था दोस्तों ये 2022-23 में हुआ था, लाख टन में है 1357.55 लाख टन हुआ था, जो कि बढ़ करके 2023-24 में कितना हो गया है 1367.00, मतलब 1367 लाख टन उत्पादन हुआ है चावल का। गेहूं या दोस्तों रबी की फसल है, ये तो याद ही रहता है, अब ये बात मैं नहीं पढ़ूंगा कि कौन सा फसल जो है कि किस मौसम में होता है, ये आप लोग कॉमन सेंस से जानते ही होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो और अच्छे से जानते होंगे। और गेहूं का देखिए गेहूं का जो 2022-23 में उत्पादन हुआ था दोस्तों वो ये है कि 1105.54 लाख टन और इसका जो 2023-24 में हो गया है बढ़ कर के वो हो गया है 1129.25 लाख टन। तो दोस्तों हमारी परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो यही चावल और गेहूं का पिछले वर्ष से तुलना करके पूछ सकता है, बाकी सबका जिनका भी पूछेगा वो 2023-24 मतलब करंट जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है जो जिसका आर्थिक सर्वे हमारे सामने है उसी का पूछेगा। तो आर्थिक सर्वे जो हमारे सामने है वो है 23-24 का। तो अब मक्का का या जिन भी फसलों का पढ़ेंगे हम वो 2023-24 का ही डेटा आपके सामने पढ़ेंगे कि कितना उत्पादन हुआ है। देखिए मक्का का जो दोस्तों 2023-24 में उत्पादन हुआ वो 356.73 लाख टन हुआ है। जौ देखिए मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा बाजरा और श्री अन्न जो में दोस्तों ये सब आ जाते हैं जितना हमने ऊपर अभी पढ़ा है। देखिए मक्का जो है मक्का का हुआ है हमने पढ़ दिया 356.73 लाख टन। जौ का दोस्तों जो है वह 16.53 लाख टन है। ज्वार जो है वह 47.42 लाख टन है और बाजरा जो है वह 106.69 लाख टन है। और रागी जो है यह खरीफ की फसल है, इसका जो है कि 15.63 लाख टन है। और छोटा बाजरा जो है यह भी खरीफ की फसल है, ये है इसका जो है 4.34 लाख टन। तो श्री अन्न में ये सब आ जाते हैं मोटे अनाज। तो श्री अन्न का जो उत्पादन हुआ दोस्तों कुल मिलाकर के इस साल ये डेटा पूछा जा सकता है श्री अन्न का, क्योंकि श्री अन्न बहुत चर्चा में है पिछले 2-3 सालों से। श्री अन्न देखिए श्री अन्न का जो पूरा उत्पादन हुआ है 2023-24 में वो हुआ है 174.08 लाख टन। और पोषक या मोटे अनाज का दोस्तों हुआ है वो देखिए इसी के नीचे है, जस्ट इसी के नीचे देखिए ये वाला, ये हुआ है 547.34 लाख टन पोषक या मोटे अनाज का। अब देखिए आगे दोस्तों अनाज जो है जो सभी अनाज में आ जाते हैं, सभी अनाजों का मिला करके कितना उत्पादन हुआ है वो देखिए पीछे 2022-23 में हुआ था दोस्तों। एक सेकंड देखिए 2000 देखिए
पूरे अनाज का जो है वो 2022-23 में हुआ था, ये रहा आपके सामने। हाँ देखिए, पूरा अनाज जो है वो हुआ था 3,036.2 लाख टन। ये बढ़ करके हो गया है 3,043.5 लाख टन। और तूर का जो अनाज उत्पादन हुआ है इस साल वो हुआ है 33.85 लाख टन। चना का हुआ है 115.76 लाख टन। और उड़द का हुआ है 23.00। तो इसमें दोस्तों किसी का नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो चावल और गेहूं का पूछा जाएगा। चावल और गेहूं का हमको आपको याद रखना है, क्योंकि चावल गेहूं और सभी अनाजों का हमको याद रखना है कि 2023-24 में कितना उत्पादन हुआ। चावल का हुआ है दोस्तों, देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए चावल का हुआ है 1367.00 लाख टन, मतलब 1367 लाख टन उत्पादन हुआ है। और जो गेहूं का हुआ है वो है 1129। तो चावल का जो है कि गेहूं से लगभग दोगुना नहीं ज़्यादा हुआ है, दोगुना नहीं सॉरी, देखिए 1129.25, मतलब गेहूं से ज़्यादा चावल का उत्पादन हुआ है। ये डेटा हम कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है, कारण कथन बना करके, तो हमको आपको याद रखना है। तो चावल का जो उत्पादन हुआ वो हुआ है ज़्यादा, किससे? गेहूं से। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कुल अनाज का। ऐसे अगर देखना हो तो मोटे अनाज का हम लोग देख लें, मोटे अनाज या पोषक का, तो ये हुआ है 547.34 लाख टन। और जो टोटल सभी अनाज में सभी आ जाते हैं उनका हुआ है 3,043.59 लाख टन उत्पादन हुआ है। बाकी इस ये जो कॉलम बना के दिया है इसमें और कोई भी चीज़ हमको नहीं लग रहा है इम्पॉर्टेंट है या सवाल बनेगा। तो चलिए और बाकी को हम स्किप करते हैं, देख लेते हैं नोट में क्या दिया। देखिए, वर्ष 2023-24 के लिए आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान के हैं। कपास उत्पादन लाख गांठें, एक गांठ बराबर 170 किलोग्राम। तो इसका ये अपना दिया है कि कपास का कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए कृषि उत्पादन में। देखिए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान देश में प्रमुख, देखिए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के खरीफ व रबी मौसम के दौरान उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2024 को जारी किए गए। कब जारी किया गया ये कृषि का अनुमान, कृषि उत्पादन का? ये दोस्तों जारी किया गया है 4 जून 2024 को। तो अगर जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जैसे कि आप महेश कुमार वर्णवाल पढ़ें या परीक्षावाणी पढ़ें, तो ये याद रखें कि ये डेटा जो है कि अपडेट होनी चाहिए। वहाँ पे अपडेट नहीं रहता है, इसीलिए ये अलग से पत्रिका आती है। तो हम ये पहल शुरू किए हैं कि वो जो डेटा हैं वो उसको हम लोग अपडेट कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से अगर सवाल आएगा तो हम लोगों का सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए कब आया है दोस्तों अग्रिम, ये आया है लेटेस्ट डेटा, वो 4 जून 2024 को जारी किया गया है। किसके? खरीफ व रबी मौसम के दौरान तीसरे अग्रिम अनुमान का जो आंकड़ा है ये जारी किया गया है। अब देखिए वर्ष 2022-23 से जायद उत्पादन को रबी मौसम के उत्पादन से अलग कर दिए जाने के कारण जून 2024 में जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों में केवल खरीफ और रबी मौसम के उत्पादन के अग्रिम अनुमान शामिल हैं। यह अनुमान सारणी में दिया गया है। तो अब देखिए ये तथ्य भी हम लोगों को याद रख लेना है कि वर्ष 2023-24 से जायद उत्पादन को रबी मौसम के उत्पादन से अलग कर दिया गया। मतलब पहले रबी और जायद का जो है कि एक ही साथ डेटा आता था, जोड़ लिया जाता था, लेकिन अब अलग कर दिया है। तो ये हम लोगों को जानकारी याद रखना है। अगर कथन कारण में बना के देगा या स्टेटमेंट बना के देगा ट्रेडिशनल में, तो हम लोगों को याद रखना है। चलिए अब देखते हैं ये वाला जो कॉलम बना के दिया है कि कृषि उत्पादन शीर्ष 4 राज्य। यहाँ से सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं, और ये हम लोगों को लगभग सभी फसलों का जितना पूछा जाता है, जितना दिया है लगभग सबका पूछा जाता है, और सबका हम लोगों को बार बार रिवीजन करके याद कर लेना है। देखिए मैं आप सबके सामने वीडियो में बता दे रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग बार बार देखेंगे तो सारे तथ्य आपको जो है कि रट जाएंगे। देखिए शीर्ष 4 उत्पादक राज्य, अगर 4 नहीं भी याद हैं तो कभी कभी केवल जो नंबर 1 पे रहता है उसी का पूछ लेता है, या कभी कभी वो लगाने के लिए, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए 3-4 दे देता है, तो हमको वो याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चावल का। देखिए चावल का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है, देखिए दोस्तों उत्पादक 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो कुल उत्पादन में, और एक दोस्तों जो पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर दिया है या नहीं दिया है, उत्पादकता जिसे कहते हैं हम लोग, वो नहीं दिया है दोस्तों। तो हम जब पूर्वावलोकन को हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ पे ऐसे सवाल बनते हैं, और वहाँ पे करंट को जो है कि इंक्लूड करके दिया है, तो वहाँ पे हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए चावल
चावल को जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, 4 जो श्रेष्ठ उत्पादक राज्य हैं चावल के, उनमें पहला है तेलंगाना, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है और चौथे नंबर पे है दोस्तों पंजाब। मतलब चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है तेलंगाना, दूसरा सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, तीसरा चावल का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब है। तो तेलंगाना दोस्तों पहली बार इस क्रम में आया है, तो इसलिए जो है कि चावल का पूछे जाने की पूरी संभावना है। और कितना लाख टन उत्पादन किया है इस बार तेलंगाना किया है 166.31 लाख टन का जो है कि उत्पादन किया है। कुल उत्पादन में जो तेलंगाना की हिस्सेदारी है चावल के कुल उत्पादन में वो है 12.17%। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश विशेष में दोस्तों हम लोगों को इससे पूछा जा सकता है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेष को काफ़ी गहराई से पूछा जाता है। तो ये इसके लिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो पूरे भारत में जितना चावल का उत्पादन हुआ है उसका 11.5% अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। अब जो दूसरी फसल है वो है गेहूं। गेहूं का देखेंगे हम लोग। गेहूं का जो सबसे शीर्ष 4 उत्पादक राज्य हैं उनमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है पंजाब और चौथे स्थान पर है हरियाणा। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रतिशत वाला देख लेते हैं कितना लाख टन किया है, ये हम लोग इतना याद रखना थोड़ा असंभव है, तो प्रतिशत वाला देख लेते हैं। जितना पूरे देश में गेहूं का उत्पादन होता है उसका 31.4% अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो ये डेटा हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब मक्का का देख लेते हैं। मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादक 4 राज्य हैं सबसे बड़े, वो उनमें है कर्नाटक नंबर 1 पे है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। कर्नाटक दोस्तों जितना पूरे भारत में मक्का का उत्पादन होता है उसका 15.4% अकेले कर्नाटक राज्य में होता है। और ज्वार के जो सबसे बड़े 4 उत्पादक राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, थर्ड नंबर पर है उत्तर प्रदेश और फोर्थ नंबर पर है राजस्थान। तो स्पेशली दोस्तों उत्तर प्रदेश जिनमें पहले और दूसरे पे है वो ज़्यादा बनने की संभावना रहती है उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में। तो या तीसरे नंबर तक भी है किसी फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सवाल बना देता है। तो ज्वार का हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ज्वार में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और वह 9.7% पूरे जितना ज्वार का उत्पादन होता है पूरे भारत में उसका 9.7% अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। बाजरे के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान नंबर 1 पे है। देखिए इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं हम आप कि बाजरा एक ऐसी फसल होती है जिसमें कम से कम वर्षा की ज़रूरत होती है, तो वर्षा सबसे कम राजस्थान में होती है और एक ऐसी फसल होती है कि जो कम वर्षा में भी अच्छे से अपना जो है कि फल फूल लेती है। तो इस वजह से अगर ये चीज़ ट्रिक हम आप याद रखेंगे तो आसानी से सही कर लेंगे। बाजरा जो है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश करता है और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर हरियाणा। तो राजस्थान जो है कि पूरे भारत में जितना बाजरा उत्पादन होता है उसका 41.1% अकेले राजस्थान करता है। जस्ट उसका आधा हम समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में होता है 21.5%। रागी दोस्तों जो है कि रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक, फिर सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड और फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र। और जो लघु खाद्यान्न में जो स्मॉल मिलेट्स हैं उनका हम देख लेते हैं कि उनका सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर है ओडिशा। तो उसके बाद हम दलहन में देख लेते हैं कि दलहन में कौन से दलहन का जो है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चना का जो है कि चना दलहन फसल में आती है। चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है और इसी तरह से तूर या जिसे हम अरहर भी कह सकते हैं इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, तब जाकर के गुजरात है। तो ये कर्नाटक हमको याद रखना है, अरहर के उत्पादन में सबसे आगे है, फिर सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। उड़द भी दाल के अंतर्गत आती है दलहन में। तो उड़द का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर जाकर के तमिलनाडु है। अब देखते हैं आगे कॉलम में। हाँ देखिए दाल में और एक दाल बची है मूंग की दाल। देखिए मूंग की दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान है, फिर बिहार है, फिर गुजरात है। और अन्य दालों में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक। अब तिलहन में देख लेंगे दोस्तों। देखिए तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं। मूंगफली आती है, रेपसीड और सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सब जो है कि तिलहन में आते हैं। तो तिलहन उत्पादन में जो कुल तिलहन उत्पादन में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो राजस्थान जो है नंबर 1 पे है, लेकिन अलग अलग तिलहन का यहाँ पे दिया है।
और कुल दलहन उत्पादन में अगर हम देख लें, यहीं पे विश्लेषण कर लीजिए। जैसे देखिए चना में मध्य प्रदेश है और कितना है 31.86, और उसके बाद तो अरहर में है कर्नाटक 10.20, और मध्य प्रदेश फिर है दोस्तों उड़द में तो 5.61 है। और उसके बाद अगर हम देखें, हाँ उसके बाद देखिए मूंग में भी मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे मूंग का सबसे ज़्यादा, मूंग दाल में मूंग का, चना का और जो है कि उड़द का उत्पादन करने वाला है। तो कुल दलहन में भी जो कि अगर हम देखेंगे, ये नया सवाल बन सकता है इस तरह से कि कुल दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश को हम आप टिक करेंगे। मध्य प्रदेश कुल दलहन उत्पादन में नंबर 1 पर है, और अलग अलग दलहन में हम जो है कि डेटा आपके सामने पढ़ चुके हैं। इसी तरह से कुल तिलहन उत्पादन में दोस्तों राजस्थान नंबर 1 पे है, और अलग अलग का हम देख ले रहे हैं। मूंगफली में गुजरात दोस्तों नंबर 1 पे है। गुजरात जितना मूंगफली का उत्पादन होता है उसका 45.10% अकेले गुजरात राज्य में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर है तमिलनाडु। उसके बाद रेपसीड और सरसों का हम लोग देख लेते हैं। रेपसीड और सरसों जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। जितना पूरे भारत में सरसों का उत्पादन होता है उसका 45.40% अकेले राजस्थान के द्वारा किया जाता है। सोयाबीन में दोस्तों जो है कि मध्य प्रदेश, देखिए पिछले वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया था सोयाबीन उत्पादन में, मध्य प्रदेश को पछाड़ करके। तो ये डेटा चेंज हुआ है, यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। हमको आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, फिर उसके बाद राजस्थान में होता है, फिर कर्नाटक में होता है। और सूरजमुखी का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, फिर हरियाणा में होता है, फिर उड़ीसा में, फिर तेलंगाना में। तो इस तरह से, और उसके बाद ये डेटा याद रखना है कुल तिलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। उसके बाद दोस्तों नकदी फसलें देख लेते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स जो हैं उनको देख लेते हैं। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जितना गन्ना उत्पादन होता है उसका 46.40% अकेले उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, फिर है तमिलनाडु। इसी तरह से हम देखेंगे कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों गुजरात करता है, फिर महाराष्ट्र करता है, फिर तेलंगाना, फिर राजस्थान। तो इसको आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि कपास के लिए काली मिट्टी की फसल, काली मिट्टी की जो होती है कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात मतलब कि जो दक्कन ट्रैप वाला रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक ये सब राज्य आते हैं। तो उनमें अगर हम याद रखेंगे तो गुजरात को हम आसानी से टिक कर सकेंगे। कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर तेलंगाना, फिर उसके बाद राजस्थान। जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है बिहार, थर्ड नंबर पर है असम और फोर्थ नंबर पर है ओडिशा। मेस्ता उत्पादन में दोस्तों बिहार नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, फिर ओडिशा है। अब देखिए फसल, प्रमुख फसलों के बुआई क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे कि कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में उसकी बुआई हुई है। जितना हमारे पास हमारे देश में पूरा बुआई क्षेत्रफल है, जिनमें मतलब ऐसा भूमि जिन पर बुआई की जाती है फसलों की, उनमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है। तो चावल दोस्तों ये है जो है कि लाख हेक्टेयर में दिया है, 411.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो है कि चावल की खेती की जाती है। उसके बाद है दोस्तों दालों की खेती जो है वह 123.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है, और तिलहन का जो है वो 193.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। और मोटे अनाज की जो खेती है वह 188.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। और गन्ना जो है यह 59.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। कपास की जो खेती है दोस्तों वह 123.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है, और जूट एवं मेस्ता जो है वह 6.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। ये सभी खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र है, खरीफ फसलें इनमें आती हैं। ये फसलें जो है कि खरीफ की फसल में आती है। तो दोस्तों हम लोग को ये भी याद रखना इसी बहाने कि ये जो है कि खरीफ की फसलें हैं। कई बार एग्जाम में रबी, खरीफ और जायद की फसलों का वर्गीकरण करने को दे देता है। बस ऐसे पूछ लेगा कि दी हुई फसल समूहों में से कौन सी फसल जो है कि खरीफ फसल का समूह है, कौन सा फसल जो है कि रबी फसल का समूह है, कौन सा फसल जायद फसल का समूह है। तो ये भी हम लोगों को याद रख लेना है यहीं पे, जो कि चावल और दालें, तिलहन और मोटा अनाज और गन्ना और कपास, जूट, मेस्ता, ये सब जो कि खरीफ फसल में आते हैं। वैसे कुछ फसलें ऐसी हैं इनमें से, जैसे दलहन में कुछ फसलें रबी में भी आती हैं, और जैसे कि चना दलहन में आता है, ये रबी की फसल में आती है, लेकिन यहाँ पे दालें दे दिया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और बाकी गन्ना भी जो है कि एक से अधिक फसल वर्ष में, एक से अधिक जो है कि सीजन में इसका हो जाता है, उसका बुआई से लेकर के कटाई।
तो रबी फसल में देखते हैं हम लोग गेहूँ का देश में दोस्तों। देखिए चावल और गेहूँ का यहाँ पे हमको तुलना कर लेना है, क्योंकि ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो चावल जो है दोस्तों, ये चावल 411.96 लाख हेक्टेयर